क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी जिज्ञासाओं और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले उन अदृश्य कणों के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। विज्ञान कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, ये तो बस हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक शानदार और व्यवस्थित तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम मुख्य रूप से कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे विज्ञान और हमारी जिज्ञासा से। फिर देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में विज्ञान कहाँ-कहाँ छिपा है। इसके बाद कुछ महान वैज्ञानिकों की बात होगी और फिर हम समझेंगे कि आखिर पदार्थ क्या होता है, इसे कैसे बांटा जाता है और अंत में इसके सबसे छोटे हिस्से अणु और परमाणु तक जाएंगे। तो हमारा पहला भाग है विज्ञान और हमारी जिज्ञासा। आपको पता है, विज्ञान की शुरुआत किसी बड़ी लैब में नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है हमारे और आपके दिमाग में उठने वाले रोजमर्रा के सवालों से। हमारी स्रोत सामग्री में सीमा नाम की एक छात्रा का जिक्र है जिसके मन में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, जैसे हवा में उछाली गई कोई भी चीज हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, या फिर साधारण सा दूध रात भर में दही कैसे बन जाता है। सुनने में ये सवाल बहुत आम लगते हैं ना, लेकिन असल में यही वो सवाल हैं जो हमें जवाब खोजने की एक साइंटिफिक प्रोसेस की ओर ले जाते हैं। अब सवाल ये है कि विज्ञान इन सवालों के जवाब ढूंढता कैसे है। इसके पीछे एक पूरी लॉजिकल प्रोसेस काम करती है जिसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। सबसे पहले हम किसी समस्या को बहुत ध्यान से देखते हैं, यानी उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर हम एक संभावित कारण सोचते हैं जिसे परिकल्पना कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली काम, टेस्टिंग या परीक्षण। हम बार बार प्रयोग करते हैं और फाइनली एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो सब इसी प्रोसेस का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, दैनिक जीवन में विज्ञान। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें और पुराने तरीकों की तुलना आज के आधुनिक साधनों से करें तो ये बदलाव देखकर सच में हैरानी होती है। जरा सोचिए, पहले खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल होता था जिसमें कितनी मेहनत और समय लगता था, और आज हमारे पास गैस चूल्हा है, ओवन है। खेती में जहां पहले हल और बैल दिन रात एक करते थे, आज वहां ट्रैक्टर ने काम कितना आसान कर दिया है। यातायात को ही देख लीजिए, बैलगाड़ी से निकलकर हम कारों और रेलगाड़ियों तक पहुंच गए। सच कहा जाए तो विज्ञान ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अविश्वसनीय रूप से आरामदायक बना दिया है। टीवी और रेडियो ने पूरी दुनिया की खबर हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दी है, और हवाई जहाज़ों का तो क्या ही कहना, महीनों का सफ़र अब कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। आप अपने आसपास देखिए, एक छोटे से पेंच और प्लायर से लेकर आपके सिर के ऊपर चल रहे पंखे तक, हर एक चीज किसी न किसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर ही काम कर रही है। इससे हमारा कितना सारा समय और मेहनत बच रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि हर बड़ी प्रगति अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लाती है। हमारी स्रोत सामग्री भी इस बात पर जोर देती है कि विज्ञान के अनियंत्रित इस्तेमाल से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। अब देखिए, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं ने हवा को प्रदूषित कर दिया है। रसायनों की वजह से पानी और मिट्टी खराब हो रहे हैं। फ्रिज जैसी चीजों से निकलने वाली गैसों के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। और तो और परमाणु ऊर्जा के गलत इस्तेमाल से जो विनाशकारी हथियार बने हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। इसलिए विकास और हमारे पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए, अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, महान वैज्ञानिकों का योगदान। याद है, शुरुआत में हमने सीमा का वो सवाल सुना था कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं। बिल्कुल इसी साधारण से ऑब्जर्वेशन से एक बहुत ही महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अपनी खोज शुरू की थी। उन्होंने ध्यान दिया कि कोई भी चीज ऊपर फेंको वो लौटकर जमीन पर ही आती है। ढेरों प्रयोगों के बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारी पृथ्वी हर चीज को एक खास बल से अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं। इस एक छोटी सी खोज ने पूरी की पूरी फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वैसे विज्ञान किसी एक देश की जागीर नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत की एक साझी कोशिश है। चाहे मैडम क्यूरी द्वारा की गई रेडियम की शानदार खोज हो, या थॉमस एडिसन का बनाया हुआ वो पहला बिजली का बल्ब, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को चक्कर देने वाले जटिल सिद्धांत। दुनिया भर के इन तमाम वैज्ञानिकों की मेहनत ने ही मिलकर आज की इस आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। और जब हम वैज्ञानिक योगदान की बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की योगदान को कैसे भूल सकते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुए इस संगठन ने कमाल के काम किए हैं।
कम्युनिकेशन, मौसम की जानकारी और रिसर्च के लिए इसरो ने कई बेहतरीन कृत्रिम उपग्रह न सिर्फ डिजाइन किए हैं, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा भी है। सच में ये स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी महारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे चौथे भाग पर। पदार्थ क्या है? अगर आप अभी अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो आपके सामने रखी कुर्सी हो, ग्लास में भरा पानी हो या फिर वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, सब कुछ किसी न किसी चीज से बना है। विज्ञान की भाषा में हर वो चीज जो कोई जगह घेरती है और जिसमें अपना कुछ वजन या भार होता है, उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। मजेदार बात यह है कि एक ही चीज कई अलग अलग पदार्थों से मिलकर बन सकती है और एक ही पदार्थ का इस्तेमाल करके हम कई अलग अलग चीजें भी बना सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि ये पदार्थ अलग अलग रूपों में क्यों मिलता है? मतलब कुछ ठोस हैं, कुछ तरल हैं और कुछ गैस के रूप में हैं। ऐसा क्यों? दरअसल इसका सीधा सा कारण है उनके अंदर मौजूद कणों यानी अणुओं के बीच की दूरी और उनके बीच लगने वाला खिंचाव। जो ठोस चीजें होती हैं, उनके कण एक दूसरे से बिल्कुल कसकर चिपके होते हैं, इसलिए उनका आकार फिक्स रहता है। तरल पदार्थों में ये कण थोड़े खुले खुले होते हैं, इसलिए पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और गैस में तो ये कण इतने दूर दूर होते हैं कि उनका कोई फिक्स आकार या आयतन होता ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं भाग 5, पदार्थ का वर्गीकरण। हम अपने आसपास मौजूद इतने सारे पदार्थों को पहचानते और बांटते कैसे हैं? इसके लिए हम उनके कुछ खास गुणों पर गौर करते हैं। जैसे, क्या वो चीज पानी में घुल सकती है? आप जानते हैं कि नमक पानी में चुटकियों में घुल जाता है, लेकिन लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता। एक और गुण है घनत्व या डेंसिटी। आपने देखा होगा कुछ हल्की चीजें पानी पर तैरती रहती हैं, जबकि भारी चीजें तुरंत डूब जाती हैं। इसी तरह कोई चीज कितनी पारदर्शी है या चुंबक के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, ये सब देखकर ही हम पदार्थों की सही पहचान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पदार्थों को ऐसे छांटना या वर्गीकरण करना इतना जरूरी क्यों है? तो जरा इस सवाल पर विचार कीजिए। क्या आप कांच का बना हुआ हथौड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? या क्या हम कपड़े से बना ग्लास पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? हथौड़ा चलाने के लिए हमें वो मजबूती चाहिए जो लोहे में होती है, कांच में नहीं। इसीलिए हमें जिस भी काम के लिए कोई चीज बनानी होती है, बिल्कुल उसी के हिसाब से हमें सही पदार्थ को चुनना पड़ता है। पदार्थों को जांचने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है उनकी पारदर्शिता। इसे हम आसानी से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जिनके आर पार बिल्कुल साफ देखा जा सकता है, उन्हें हम पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे कि साफ कांच। दूसरा, जिनके आर पार लाइट बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वे अपारदर्शी या ओपेक होते हैं, जैसे लकड़ी का दरवाजा। और तीसरा, वो जिनके आर पार दिखता तो है लेकिन बहुत धुंधला सा, इन्हें पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे वो कागज जिस पे थोड़ा सा तेल लग गया हो। बिल्कुल इसी तरह चुंबक के साथ कैसा व्यवहार है, इस आधार पर भी हम पदार्थों को बांटते हैं। जो चीजें चुंबक की तरफ तुरंत खिंची चली आती हैं, वो चुंबकीय पदार्थ कहलाती हैं, जैसे कि लोहा या निकल। और वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या प्लास्टिक जैसी चीजें चुंबक से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती, इसलिए इन्हें अचुंबकीय पदार्थों की कैटेगरी में रखा जाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे सूक्ष्म हिस्से पर, भाग 6, अणु और परमाणु। सोचिए, अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं, लगातार तोड़ते जाएं, तो आखिर में क्या बचेगा? हमें जो सबसे छोटे कण मिलेंगे, उन्हें ही हम अणु और परमाणु कहते हैं। इनमें एक बहुत ही बुनियादी फर्क होता है। अणु यानी मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उसमें उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं, लेकिन परमाणु यानी एटम वो आमतौर पर अकेला या स्वतंत्र नहीं रह सकता। वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में हिस्सा लेता है और दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर ही अणु बनाता है। आपको पता है, पहले के समय में विज्ञान मानता था कि परमाणु को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन मॉडर्न साइंस ने हमें चौंका दिया। आज हम जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे कण छिपे होते हैं। इन कणों को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और बिना किसी चार्ज वाले न्यूट्रॉन। अगर सच कहूं तो यही वो अदृश्य और बेहद जटिल मशीनरी है जो इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज को आकार देती है। तो आज की इस चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, आसमान में चमकते तारे, समुद्र का पानी और यहां तक कि आपका और मेरा शरीर भी इन्हीं गिने चुने अदृश्य कणों से मिलकर बना है, तो जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में अभी ऐसे और कितने अनजाने कॉम्बिनेशंस छिपे बैठे होंगे।
वो कॉम्बिनेशंस जो भविष्य की तकनीक और हमारी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं। यह सूक्ष्म दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और मुझे यकीन है कि इसे और गहराई से समझने की आपकी उत्सुकता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई होगी।